मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा है वो एडम स्मिथ और उसके अनुयायियों ने दी थी। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ साइंस में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य जो आर्थिक क्रिया करता है या मनुष्य कोई भी कार्य करता है वो सिर्फ धनोपार्जन उद्देश्य से करता है, अर्थात मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य जीवन में धन कमाना होता है। एडम स्मिथ ये मानते हैं कि मनुष्य जो भी कामकाज या क्रिया करता है सिर्फ धनोपार्जन के उद्देश्य से करता है। धन रूपी प्रतिफल का होना बहुत आवश्यक है और वो कहते हैं जिससे जनता व सरकार अर्थात शासक दोनों ही संपत्तिवान बनने की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसा एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ साइंस में कहा है। धन संबंधी जो परिभाषा एडम स्मिथ ने दी है वो इस प्रकार है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप वे उनके कारणों की खोज से संबंधित विषय है। अर्थात उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ धन के स्वरूप और वो धन किन कारणों से आया किन कारणों से गया उसकी खोज करना मात्र है। इन्हीं के अनुयायी एक दूसरे अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम वॉकर है। उन्होंने अर्थशास्त्र को ज्ञान का वह अंग या भाग या हिस्सा माना है जो धन से संबंध रखता है। इन्होंने भी एडम स्मिथ का सपोर्ट किया है, उन्हीं की करीब विचारधारा को अपनी परिभाषा में रखा है। इसी प्रकार तीसरे अर्थशास्त्री हुए जो एडम स्मिथ के अनुयायी हैं वो है J.S. मिल। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है, अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, मनुष्य समाज में रहकर जो कुछ भी करता है वो सिर्फ धन के लिए करता है। इन परिभाषाओं का एकमात्र उद्देश्य यही है। अब ये जो परिभाषाएं ऊपर एडम स्मिथ, वॉकर, J.S. मिल की जो हमने परिभाषाएं अभी पढ़ी, उन परिभाषाओं को पढ़ने से जो निष्कर्ष निकलता है या जो इन परिभाषाओं में हमको लक्षण दिखाई देते हैं या कह सकते हैं इन परिभाषाओं में जो हमको विशेषताएं दिखाई देती हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, धन ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। अर्थात इन अर्थशास्त्रियों ने धन को ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मान लिया। उन्होंने कहा कि सारी जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है वो सिर्फ धन के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है, अर्थात बिना धन के अर्थशास्त्र के किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी बिंदु का अध्ययन करना असंभव है। धन के अलावा अर्थशास्त्र में कोई और बात ही नहीं होती है। ये जो अर्थशास्त्री थे ये इस बात के क्या थे, पक्षधर थे। दूसरा जो इनकी परिभाषाओं में जो विशेषता दिखाई देता है, प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये BA, BCom, 11, 12 सबके लिए एक कॉमन पॉइंट पर बात हो रही है, क्योंकि अर्थशास्त्र तो चाहे किसी भी क्लास में पढ़ा जाए
परिभाषा तो सबके अंदर मस्ट ही है, यानी कि पढ़नी है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक किसी विषय की परिभाषा को ध्यान से नहीं समझेंगे उस विषय का अध्ययन ही आधा अधूरा समझा जाता है। तो देखिए ध्यान से, धन की तुलना में इन अर्थशास्त्रियों ने मनुष्य का गौण स्थान माना है। अर्थशास्त्र में गौण का मतलब है सेकेंडरी, अर्थात द्वितीय। इन्होंने यानी कि मनुष्य को तो पीछे रख दिया और धन को उससे पहले रख दिया, अर्थात धन को जो इन्होंने प्राथमिकता दी है वो मनुष्य से कहीं ज्यादा दी है। अर्थात इन्होंने कहा है कि मनुष्य बाद में, धन पहले। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में धन का स्थान मनुष्य से पहले आता है, ये उन्होंने कहा। मनुष्य से अधिक धन को महत्व दिया है इन्होंने। तीसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, व्यक्तिगत समृद्धि से ही, इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की समृद्धि होगी उसी से राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि संभव है। यदि व्यक्तिगत समृद्धि नहीं है तो राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये इन्होंने तीसरा जो अपनी परिभाषा में जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो तीसरा पॉइंट इस प्रकार है कि यानी कि जो नेशनल प्रॉपर्टी में जो इंक्रीमेंट होना, वृद्धि होनी है, वो तभी होनी है तब व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल समृद्धि हो, व्यक्ति विशेष की समृद्धि हो। चौथा क्या है, मानवीय सुख का आधार धन ही है। उन्होंने कहा मानवीय सुख, मानवीय मनुष्य के जो सुख का आधार है, यानी कि इन्होंने ये कहा कि बिना धन के मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। धन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। यदि किसी मनुष्य के पास धन नहीं है तो उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसा विचार इन अर्थशास्त्रियों का था। पांचवा जो बिंदु है उस पर थोड़ा ध्यान दें। स्मिथ ने ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो स्वहित यानी कि स्वार्थ से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता है। यानी कि इन्होंने ये कहा कि मनुष्य कभी भी अनार्थिक क्रिया नहीं करता, वो सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर, स्वहित को ध्यान में रखकर या स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता है। यदि उसका किसी कार्य में कोई स्वहित नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं करेगा। अर्थात सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं ही मनुष्य करता है, अनार्थिक क्रियाएं तो वो कभी करता ही नहीं है। ऐसा इन अर्थशास्त्रियों का मानना था। अब इस परिभाषा में हमने एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों की परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद उन परिभाषाओं की जो विशेषताएं थी, लक्षण थे, या उन परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकल के आए, अभी अभी मैंने उन 5 पॉइंट्स को बताया। उन 5 पॉइंट्स को पढ़ने से बच्चों आपको भी ऐसा लगा होगा कि जो परिभाषा है वो अपने में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इन अर्थशास्त्रियों ने मनुष्य को सिर्फ धन से जोड़ दिया, जबकि मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है। वो सारी क्रियाएं धन से प्रेरित होकर नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो बिना धनोपार्जन के उद्देश्य से भी किए जाते हैं। अब इन परिभाषाओं की आलोचना पर हम विवेचना करेंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे। तो धन संबंधी परिभाषाओं की जो आलोचना है, वो पहला जो पॉइंट है वो है कि एडम स्मिथ ने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया, जबकि इतना बल उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अर्थशास्त्र में धन संबंधी क्रियाओं के अलावा अन्य क्रियाएं भी होती हैं। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने धन को ही मनुष्य के जीवन में सब कुछ मान लिया और यदि सोचा जाए, विचार किया जाए, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए उसे समाज के नाते कुछ कार्य ऐसे होते हैं
जिनसे वो धन की आशा या अपेक्षा नहीं रखता है, अर्थात वहां पर वो स्वार्थ से या प्रेरित होकर या स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता। वहां पर वो मानवीय नाते, नैतिकता के नाते, सामाजिकता के नाते उसे कुछ अनार्थिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। जैसे राष्ट्रवाद, यदि राष्ट्र की आन बान शान सुरक्षा की बात आ जाती है तो उस देश का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वहाँ पर वो स्वार्थ नहीं देखता है। तो यहाँ पर इनकी परिभाषा जो है मतलब इनकी विचारधारा जो है मतलब काम नहीं करती है, यानी कि फ्लॉप हो जाती है। दूसरा परिवारवाद, भाईवाद, मित्रवाद, इन सभी स्थितियों में मनुष्य धन को सर्वोपरि नहीं मानता है। अब मान के चलिए कि यदि कोई डॉक्टर या डॉक्टर कह लीजिए या एक और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम जो है बड़ा सीधा साधा एग्जांपल लेंगे जो आपकी आसानी से समझ में आ जाए। यदि एक टीचर का ही ले लो, यदि एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है या घर पे कोई अपना प्राइवेट अपना निजी आधार पर ट्यूशन करता है या कोचिंग चलाता है, तो वहाँ पर आर्थिक क्रिया करता है क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। यदि वही टीचर घर पे अपने बच्चे को पढ़ाए या अपने किसी अन्य किसी परिवार के सदस्य को पढ़ाए, तो क्या वो वहाँ पर आर्थिक क्रिया करेगा? नहीं करेगा। वो धनोपार्जन के उद्देश्य से अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, यानी कि वो उसे फीस नहीं लेगा। वो वहाँ पर अनार्थिक क्रियाएं होगी। और जबकि अर्थशास्त्र ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आर्थिक क्रिया करता है, अनार्थिक क्रियाएं कभी नहीं करता। तो ये उनकी जो अवधारणा थी, विचारधारा थी, क्या थी? बिल्कुल क्या थी? गलत थी। इसके लिए तो मनुष्य के अंदर धन के त्याग की भावना देखने को मिलती है। धन नैतिकता से बढ़कर नहीं हो सकता और ना ही मानवता से बढ़कर हो सकता है। तो उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष, उसके नैतिक पक्ष पर ध्यान न देकर उन्होंने धन पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया और ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी भूल की। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना। एडम स्मिथ ने मनुष्य को आर्थिकता से 100% जोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की, और वो ये थी कि उन्होंने नैतिकता को बिल्कुल तार तार कर दिया। मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसके अंदर दया, धर्म, राजनीतिक आदि से जुड़ी विचारधाराएं भी देखने को मिलती हैं। यदि कोई डॉक्टर जब अपने क्लिनिक पर मरीज देखता है तो फीस लेता है, जो एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि यह उसका प्रोफेशन है, पेशा है, इसी से अपनी आजीविका चलाता है। दूसरी तरफ वही डॉक्टर जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तो वहाँ कोई फीस नहीं लेता, जो एक अनार्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर माँ का इलाज एक डॉक्टर के नाते ना करके एक पुत्र के नाते करता है। अतः मनुष्य को अर्थ से 100% जोड़ना निराधार गलत है। एडम स्मिथ जी ने मनुष्य को अर्थ से जोड़कर अपनी परिभाषा को बहुत संकुचित कर दिया। तीसरा पॉइंट है धन का संकुचित अर्थ। उन्होंने धन का संकुचित यानी कि नैरो मीनिंग लिया। उन्होंने धन के व्यापक अर्थ पर विचार नहीं किया। उन्होंने धन के संकुचित अर्थ को ही ध्यान में रखकर अपनी परिभाषाएं दी। यह भी उनकी एक तीसरी आलोचना है परिभाषा की। एडम स्मिथ ने धन के अंतर्गत सिर्फ भौतिक वस्तुओं को रखकर एक बड़ी भूल की है।
एडम स्मिथ का मानना था कि जो भी भौतिक वस्तुएं जिनको हम यूज करते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं, वो सब भौतिक वस्तुएं होती हैं। तो उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं को रखकर एक बड़ी भूल की और उन्होंने अपनी परिभाषा में भौतिकता पर बल दिया। उन्होंने, जबकि सेवाएं भी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें भी धन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, क्योंकि बिना सेवा के कार्य आधे अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार भौतिक पक्ष महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सेवा पक्ष भी महत्वपूर्ण है। सेवाएं भी धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं और बिना धनोपार्जन के उद्देश्य से भी की जाती हैं। तो सेवा पक्ष भी उत्पादन, उपभोग, यानी कि जो अर्थशास्त्र की जो क्रियाएं हैं, उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। इसीलिए एडम स्मिथ को अपनी परिभाषाओं में भौतिक पक्ष को ना ध्यान में रखकर, भौतिक पक्ष को सिर्फ अर्थशास्त्र से ना जोड़कर सेवा पक्ष को भी अर्थशास्त्र से जोड़ना चाहिए था। तो इस प्रकार एडम स्मिथ की ये परिभाषा की जो मूल आलोचनाएं थी, मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम जो परिभाषा का अगला वर्गीकरण है उसके विषय में बताएंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।